नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमने जाना कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस प्रकार से हुई, उससे पहले राष्ट्र संघ था, लीग ऑफ नेशन की स्थापना क्यों की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में किन किन विषयों को लेकर के सुधार की बात चल रही है या सुधार की बात की जा रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार की आवश्यकता हो सकती है और विकास की आवश्यकता हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका ही एक अपवाद नहीं है। हाल के कई वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी हैं और बहरहाल अगर हम देखें तो सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। तो इसके अंतर्गत हम ये देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मामला है। एक तो यह संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार करना और दूसरा इस संगठन में न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा करना। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के सुधार जरूरी हैं, आवश्यक हैं और देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं बन पाती है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, किस प्रकार सुधार करने चाहिए, इनके बारे में सहमति नहीं बन पाती है। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह भी है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खास तौर पर एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता लेने की बात हर समय उठाई जाती रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जहां तक यूएनओ में किन्हीं मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों से ज्यादा प्रभावकारी और बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा यह है कि ये संगठन अपने को विकास और मानवीय भलाई के कामों में जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंग न्याय और सामाजिक न्याय, इस प्रकार तक के कार्यों में अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नजर दौड़ाएंगे और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों की आवश्यकता जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हो चुकी थी और इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयां थी उसी के अनुरूप इसका गठन भी हुआ और इसके कामकाज में तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती हैं। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई और 1991 से कुछ बदलाव हमारे सामने आए, जिसमें सबसे पहला बदलाव था सोवियत संघ का बिखर जाना। मतलब सोवियत संघ का विभिन्न खंडों में विभक्त हो जाना। अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया, पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व बना रहा। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक बन चुके हैं। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर हो रहा है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो चुके हैं। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं और पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश भी कहे जाते हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जिसमें जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार और जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि
और महामारी, ऐसी बहुत सी समस्याएं मौजूद हैं। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था, तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में यूएनओ सक्षम है? उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? यूएनओ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं? पिछले 15 सालों में इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं विद्यार्थियों की बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 2015 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ की 17वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए शुरुआत इन्होंने की थी। इसके बाद इससे पहले हमने ये देखा विद्यार्थियों, इसमें बहुत सारे महासचिवों की भी बात की गई है। इसमें हम बात करें 1946 से 1952 में ट्रैगवे ली नॉर्वे के वकील, विदेश मंत्री, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास किया इन्होंने, और कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर आलोचना भी सही, और दोबारा महासचिव बनने का सोवियत संघ ने विरोध किया और महासचिव पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर उसके बाद बात आती है डेग हैमरशोल्ड, जो स्वीडन के थे और 1953 से 1961 तक इनका कार्यकाल रहा। अर्थशास्त्री और वकील, स्वेज नहर से जुड़े विवादों को सुलझाया, अफ्रीका के निवेशीकरण के लिए कार्य किया और कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त किया। और सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की। फिर उसके बाद आता है यू थांट, 1961 से 1971 बर्मा म्यांमार के शिक्षक और राजनयिक भी रहे और क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए प्रयास करते रहे। और साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की गई और वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना भी इन्होंने सही। उसके बाद आते हैं कुर्ट वाल्डर्भीम, और ये ऑस्ट्रिया के और 1972 से 1981 तक का इनका कार्यकाल रहा। कूटनयिक और विदेश मंत्री, नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए, बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख, तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने इनका विरोध किया। फिर आता है जेवियर पेरेज डे कुइयार, पेरू के, ये वकील थे, राजनयिक भी थे, साइप्रस, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयासरत रहे और नामीबिया की आजादी के लिए मध्यस्थता भी की और फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में मध्यस्थता की। इसके बाद आते हैं बुतरस घाली, जो मिस्र के थे और इनका जो कार्यकाल रहा 1992 से 1996, राजनयिक रहे और विधिवेत्ता और विदेश मंत्री। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की, मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया, बोस्निया, सोमालिया, रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए भी आरोप लगे और गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का इनका विरोध किया। इसके बाद कोफी अन्नान की बात आती है, ये घाना के थे और 1997 से 2006 तक इनका कार्यकाल रहा और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी एड्स, टीबी, मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया और अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया और 2005 में मानवाधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की और 2001 को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इसके बाद बात आती है मान की मून की और इनका कार्यकाल रहा 2007 से 2016। कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया के कूटनयिक और विदेश मंत्री रहे और इन्होंने इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई है ये और जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने प्रकाश डाला और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया, यूएन विमेन के निर्माण के लिए काम किया और युद्ध वियोजन और परमाणु निशस्त्रीकरण पर भी जोर दिया। अब वर्तमान में 2017 से एंटोनियो गुतेरेस हैं पुर्तगाल के, जो अब ये महासचिव बने हुए हैं वर्तमान में। और इसके बाद हम देखते हैं प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार की बात को देखते हैं। सुधार के बारे में इसमें बताया गया है कि सुधार होने चाहिए और
इस सवाल पर व्यापक सहमति भी बनी हुई है, लेकिन सुधार कैसे किए जाए ये मसला बहुत ही कठिन है और इस पर सहमति कायम करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। और सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा, जिसे महासभा भी कहा जाता है, एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों पर जिक्र हुआ और वे शिकायतें थी: सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच भी शुरू करवाई कि सुधार कैसे किए जाएं। और मिसाल के तौर पर यह है कि सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए और इनमें से कुछ मानदंड इस प्रकार से निर्धारित किए गए कि किन देशों को स्थायी या अस्थायी सदस्यता में शामिल किया जा सकता है, जिसमें बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, इनके अंतर्गत बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज्यादा होना चाहिए, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो और यह देश ऐसे हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करते हों। इस प्रकार से हम देखें तो स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक के कुछ न कुछ वैधता है और सरकार अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, इसका कोई मापदंड नहीं है। कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान कर सकता है सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या हानिकारक है, इसका भी कोई पैमाना नहीं है। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो इस मसले पर भी बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। इसके आगे सवाल यह भी होता है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जा सकता है। इसके अंदर हम बात करें तो क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। और एक प्रश्न यह भी होता है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए। आर्थिक विकास को आधार मानकर क्या यह मसला क्यों नहीं हल किया जा सकता। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है कि विकासशील विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करेंगे। तो क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं का ज्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाए। फिर कोई विश्व की सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देखा जा सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती हैं। इसी से जुड़ा मसला ज्यादा सदस्यता की प्रकृति को बदलने का होता है कि मिसाल के तौर पर यदि हम देखें तो कुछ का जोड़ तो होता है 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया वीटो पावर यानी निषेध अधिकार खत्म हो जाना चाहिए। अनेक का मानना यह है कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता है और यूएनओ के लिए उचित या प्रासंगिक भी नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों और 10 ऐसे सदस्यों की बात होती है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए यूएनओ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत यानी विशेष वरीयता दी गई है और वह वरीयता दी गई है वीटो पावर के माध्यम से। ऐसे सदस्य 2 वर्ष के चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता रहता है। 2 साल की अवधि तक ऐसे सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। ऐसे सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों के पद का प्रतिनिधित्व हो सके
सभी देशों को मतलब मौका मिलता रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वह है अस्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार नहीं है और सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है और हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है, चाहे वहां उस देश से कितने ही प्रतिनिधियां हैं, लेकिन हर देश का अपना एक वोट होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी भी फैसले पर रोक लगा सकता है, यानी कि मना कर सकता है। भले ही अन्य स्थायी सदस्य सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो, लेकिन एक स्थायी सदस्य के वीटो पावर का इस्तेमाल करने पे सारी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली, लेकिन इस बात की भी समझ बनी कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे कि शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूल चूल बदलाव के लिए तैयार नहीं हो पाया। इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी यूएनओ में न रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में ये संगठन प्रभावकारी न रह जाए। इसलिए ये 5 सदस्य राष्ट्र जो पूरे विश्व में प्रभाव जमा कर इन्होंने रखा हुआ है, इन्हें वीटो पावर देने का एक प्रमुख कारण या इनके वीटो पावर के बने रहने का प्रमुख कारण यही है कि ये यूएनओ में बने हैं और इनकी रुचि जो है इस यूएनओ के अंतर्गत बराबर बनी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं इसके अंतर्गत कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले देशों की संख्या हम 2019 के अनुसार देख सकते हैं। सबसे पहला नाम संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है, जिसमें जो 22% जिसका योगदान है, और जापान का 12%, जर्मनी का 6%, यूके का 4.5 और फ्रांस का 4.4, इटली का 3.3। और यदि हम भारत को अगर देखें तो भारत 21वें स्थान पर है और उसका स्थान है 0.8। तो आप देख सकते हैं भारत किस प्रकार से स्थायी सदस्यता की उम्मीद लगा सकता है या आशंका जो है व्यक्त कर सकता है, इच्छा व्यक्त कर सकता है, क्योंकि इसमें ये बताया है कि बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, सैन्य ताकत होनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देशों का योगदान ज्यादा होना चाहिए, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो सभी राष्ट्र जो है इन मानदंडों को पूरा करने में समर्थ नहीं है। और दूसरी बात हम करें इसके अंतर्गत जो चित्र इसमें बताया गया है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई थी और इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। यह बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास और सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण, उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा, सड़क, शहरी विकास, बिजली, सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है और यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है और ज्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में ये संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। तो यह जो विश्व बैंक अर्थव्यवस्था है, हमने इससे पहले IMF की भी बात की थी, जो भी वित्तीय संस्था है, और यह जो विश्व बैंक है यह विकासशील देशों के विकासात्मक कार्य के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए प्रयत्नशील है, उन्हें ऋण देता है, उन्हें सुविधाएं अर्जित करवाता है। तो यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ में किस प्रकार से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्यों में किस प्रकार से बढ़ोतरी की जाए, वृद्धि की जाए, उनके मापदंड निर्धारित किए गए और उन मापदंडों पर कौन किस प्रकार से खरा उतरता है, यह एक चिंतनीय विषय है। किसी देश के पास सैन्य ताकत है अधिक है तो किसी की जनसंख्या अधिक है, किसी की संस्कृति अत्यधिक बलवान है या समृद्ध है, हम कह सकते हैं। तो इन सभी रिकॉर्डों का क्या मापतोल रहेगा, क्या किस प्रकार से इनके मानदंड तय किए जाएंगे, यह बहुत ही एक गंभीर विषय है। और किस प्रकार से ये वीटो पावर जो है ये निरस्त की जाए या वीटो पावर बनी रहे, इस पर भी सुधार की एक चर्चा, बहुत ही बड़ी बहस जो है चलती है इसके अंतर्गत।
इसी के साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, हम अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि न्यायाधिकार जो है किस प्रकार से यूएनओ के द्वारा पूरे विश्व में यह न्यायिक कार्य कर रहा है और अपने आप को एक सफल बना के रखा हुआ है। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।